हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीटेट मैथमेटिक्स, वो भी प्राइमरी लेवल का। तो आज की इस वीडियो में प्राइमरी लेवल का मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे और सीखेंगे, और बहुत ही बेसिक लेवल से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज ये पहली वीडियो है मैथमेटिक्स की, और बहुत ही इजी लेवल पे, यानी कि बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि हमने कमेंट में बात की थी जब हम क्लास कर रहे थे लाइव, तो हम इसी मुद्दे पे मैथमेटिक्स के लिए हमने बात की थी। तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे। अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, या आपने कभी तैयारी की ही नहीं है मैथ की, तो भी आप इन वीडियोस के जरिए बहुत ही अच्छा मैथ सीख पाएंगे और बहुत ही अच्छे से आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे कम समय में। तो जितने भी आपके 15 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं सीटेट प्राइमरी में, वो आप 15 के 15 सॉल्व कर सकते हैं और 15 नंबर आराम से ला सकते हैं इन वीडियोस को देख के। तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। अगर आपको सिर्फ गुणा करना, जोड़ना, घटाना, भाग करना इतना आता है, मतलब कैलकुलेशन आती है, तो उसके अलावा आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मुश्किल लगता है गणित, तो अब मुश्किल नहीं लगेगा, अब हार्ड नहीं लगेगा। इन वीडियोस के जरिए बहुत ईजी होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट बता के चलूंगा। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई रूल आपको याद नहीं करना, कुछ भी नियम याद नहीं करने, कुछ नहीं। बस यहाँ पे देखते जाओ और आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगने लगेगा, मजा आने लगेगा। यहीं पे देखते देखते आप मैथ को सीख जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और जो लोग नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा लो। उससे आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलती रहेंगी। तो बेल आइकन दबा लो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि जुड़े रहें आप और आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बतानी है, और वो बतानी है एक वीडियो के बारे में, कि अगर आपको सीटेट में 135 नंबर लाने हैं और संपूर्ण सिलेबस आपको कवर करना है, पूरे का पूरा सीटेट, तो आपको सिर्फ एक ही वीडियो देखनी है। चैनल पे जाके हमारी वीडियो है सीटेट प्रिपरेशन इन हिंदी, ये आपको सर्च करना है। जब आप यूट्यूब पे जाएंगे, बस ये लिख के आप सर्च कर देना सीटेट प्रिपरेशन इन हिंदी, तो सबसे ऊपर आपको ये मिल जाएगी मैराथन वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वीडियो है कंप्लीट सीटेट मैराथन का बाप, 145 नंबर का कंटेंट। तो ये वीडियो आज तक की सबसे बेस्ट वीडियो है। इसके अंदर आपको कंप्लीट सीटेट मिल जाएगा। देखिए, तो आज का जो पहला प्रश्न है आपका, सबसे पहले कैलकुलेशन बेस्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आगे बढ़ेंगे, फिर हम अलग अलग चीजों पे जाएंगे, जैसे कि आयत हो गई, जैसे कि लघुत्तम वाले हो गए, और जैसे कि ट्रेन वाले क्वेश्चंस हो गए। तो इस तरह से हम एक एक स्टेप करके बढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू में बेसिक लेवल ले रहे हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड है, और ये वो प्रश्न है जो एज इट इज बिल्कुल सेम टू सेम आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। एक भी जो है सिर्फ आपके नंबर बदल सकते हैं, कि यहाँ पे 100 की जगह 200 या 350 आ सकता है, 14 की जगह 16 आ सकता है। सिर्फ आपके नंबर बदल सकते हैं, प्रश्न सेम टू सेम एज इट इज आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सटीक प्रश्न वही प्रश्न है, ठीक है। तो अगर इनको सॉल्व करना सीख गए, तो वहां पे आसानी से कर लोगे। तो प्रश्न आपका, 800 मीटर की एक दौड़ में अनूप को पहले 100 मीटर पूरा करने में 14 सेकंड लगते हैं, और अगले 100 मीटर करने में उसको पिछले से 2 सेकंड ज्यादा लगता है, और उसके आगे के 100 मीटर पूरा करने में पिछले वाले से फिर 2 सेकंड ज्यादा लगते हैं। यह प्रक्रिया समाप्त होने तक चलती है। अनूप को दौड़ पूरा करने में कितना समय लगेगा? और ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 2 मिनट 20 सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 2 मिनट 48 सेकंड, तीसरा ऑप्शन है आपका 2 मिनट 8 सेकंड, और चौथा ऑप्शन है 1 मिनट 52 सेकंड। तो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझने की देरी है। देखिए, टोटल कितना है आपका, कुल जो है, कुल दौड़ कितनी है आपकी, 800 मीटर है, ठीक है। उसके जैसे जैसे प्रश्न में बोलता है ना, वैसे वैसे लिखते चले जाओ, आपका प्रश्न सॉल्व होता चला जाता है। वो पूरे जवाब अपने प्रश्न के अंदर ही छुपे होते हैं, कहीं बाहर नहीं होते। पहले में क्या लग रहा है, पहले 100 मीटर में देखो, पहले 100 मीटर में कितना लगा, 14 सेकंड लगे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है वो, अगले 100 मीटर में, अगले 100 मीटर में क्या है, 2 सेकंड ज्यादा लगे। यानी कि 14 लग रहे थे पहले में, तो अब क्या है, 16 सेकंड लगे होंगे। सिंपल सी बात है, 2 सेकंड ज्यादा बोल रहा है, तो अगले में, यानी कि दूसरे में, दूसरे 100 मीटर में क्या हुआ, आपको 16 सेकंड लगे। फिर वो बोल रहा है कि उसके आगे 100 मीटर पूरा करने में कितने लग रहे हैं, पिछले वाले से 2 सेकंड ज्यादा। शुरू वाले से नहीं, पिछले वाले से 2 सेकंड ज्यादा। पिछला वाला क्या है, पिछला वाला है 16 सेकंड, तो अब कितने लगेंगे, 18 सेकंड, ठीक है, तीसरे में, ठीक है। उसने बोला अब यही सेम प्रक्रिया समाप्त होने तक चलती है, यानी कि अगले 100 जो 100 मीटर की दूरी होगी उसमें फिर 2 सेकंड ज्यादा समय लेगा वो,
उससे अगले के में होगी तो फिर 2 सेकंड ज्यादा लेगा। तो क्या मतलब चल रहा है कि हर बार 2 सेकंड ज्यादा का समय वो ले रहा है। यानी कि अगले में क्या होगा, 18 से 20 हो जाएगा, 20 से 22 हो जाएगा, 22 से 24 हो जाएगा, 24 से 26 हो जाएगा। और कितनी बार होगा, 8 बार होगा, क्योंकि हर बार 100 ले रहा है और हमारी दूरी कितनी है, 800 मीटर है। तो 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में होगा आपका 28, 8वें नंबर पे। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है वो कि अनूप को दौड़कर पूरा करने में कितना समय लगा। तो इन सबको जोड़ दो, आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 4 और 6 आपका 10, 10 और 8 हो गया आपका 18, 18 और 2 हो गया आपका 20, 20 4 हो गया आपका 24, 24 और 6 हो गया आपका 30, 30 और 8 38, बचा 3 आपका। 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 और 3 आपका 16, यानी कि 168 सेकंड आया है ये हमारा। ठीक है, ये कितना आया है आपका, ये आपका है सेकंड आया है। अब सेकंड को अगर हम इसको मिनट में बदलें तो यहां पे लाते हैं इसको, 168 सेकंड को अगर मिनट में बदले, अगर हम 60 से भाग करेंगे इसको, ठीक है 60 होती है ना, तो 60 दूनी 120 और बचा कितना 48 सेकंड हमारे पास। तो 48 सेकंड तो 60 सेकंड से कम ही हुआ ना, तो ये तो सेकंड ही रहेगा, यानी कि 2 मिनट 48 सेकंड हमारा आंसर निकल के आया है, 2 मिनट 48 सेकंड। ठीक है, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। क्लियर, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हर सवाल का आप लेते रहना, ताकि आपको बाद में आप उसको देख के समझ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है वो बहुत सिंपल सा है। किसी मानचित्र पर, ये मानचित्र का नाम सुनते ही ना माइंड में थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती है कि ये बहुत हार्ड होगा, ये तो हमारा मैपिंग से रिलेटेड प्रश्न आ गया, हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैप तो हमने कभी पढ़ा नहीं है। ऐसा नहीं होता, मैप को पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम पूरे प्रश्न को जरूर पढ़ें, हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज हो जो हम जानते हो। तो किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी जो है वो भूमि पर 400 मीटर है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, मानचित्र पर अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी है वो भूमि पर 400 मीटर की दूरी को निरूपित करता है। यदि भूमि पर 2 नगर 3400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो मानचित्र में उनकी दूरी कितनी होगी। तो देखिए जो इसने बोला है वही लिख लेते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर है आपका 400 किलोमीटर के। ठीक है, यही है। तो आपका जो है 3400 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, ये पूछ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, 400 से भाग देनी पड़ेगी, और कुछ नहीं है। जब आप 400 से भाग देंगे इसको तो क्या आएगा, 4 8 32, बचा 2 आपका, तो पॉइंट लगाने से 0 बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, यानी कि 8.5 सेंटीमीटर। तो अब इसको समझते हैं कि हमने भागी क्यों किया। यहाँ पे देखिए एक बार समझ लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर की दूरी जो है वो 400 किलोमीटर है। ठीक है, तो 3400 किलोमीटर की दूरी जो है वो कितने सेंटीमीटर की मीटर होगी। तो इसमें हमने भागी क्यों दिया, इसको थोड़ा सा इजी वे में समझते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि 1 किलो चीनी जो है, 1 किलो चीनी जो है वो 20 रुपए की है। ठीक है, और मैं आपसे ये कहूं कि अगर 1 किलो चीनी 20 रुपए की है तो 40 रुपए में कितनी चीनी आ जाएगी। तो आप बता दोगे 2 किलो आएगी। कैसे पता चला, 20 से भाग देके पता चला। अगर मैं कहूं आपसे कि 100 रुपए में कितनी चीनी आ जाएगी, तो आप बता दोगे। कैसे बताओगे कि 5 किलो आएगी, लेकिन कैसे बताओगे, 20 से भाग ही करना पड़ेगा ना, तभी बताओगे। तो आप बता दोगे कितनी आ जाएगी, आप सॉरी 20 से भाग करोगे तो आप 5 आ जाएगा, तो आप बता दोगे कि हाँ 5 किलो चीनी आ जाएगी। तो इसी प्रकार से सेम ही है, 1 सेंटीमीटर में जो है आपके अगर 400 किलोमीटर है, तो अब 3400 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो हमने 400 से भाग दे दिया और 8.5 सेंटीमीटर आपका आ गया। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो देखिए थोड़ा सा आसान है, लेकिन घड़ी के बारे में है। तो क्या बोल रहा है, सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम लेगी। तो यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं छोटा सा घड़ी का। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये घड़ी का चित्र बनाया और यहाँ पे बीच में बिंदा है, ओके, मतलब पॉइंट है ये, और यहाँ पे 6 होगा आपका, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 12 और यहाँ पे आपका 9 हो गया। ठीक है, अब उसने बोला कि एक घंटे की सुई जो है वो 6 बजे से शुरू हुई है, यानी कि यहां से शुरू हुई है और 3 बजे तक चली है, यानी कि यहां से शुरू होके और वो ऐसे घूम के कहां तक पहुंची है, 3 तक, यानी कि अब वो यहां है। तो इसके बीच का कोण ये कितने कोण पर घूमी है, कितने अंश पर घूमी है। तो देखो इसको हम 3 भागों में अगर डिवाइड करें,
हम मान लो इसको ऐसे में कर लें तो ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री, ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री, क्योंकि दो लंबवत रेखाओं के बीच जब हमारी जो है ऐसे आएगी, मतलब एक सीधी रेखा है और एक बड़ी रेखा है, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, और एक ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो कितना, ये इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे 90 प्लस 90 प्लस 90, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 270 डिग्री हो जाएगा। यानी कि जो सुई घूमी है आपकी वो 270 डिग्री के कोण पे घूमी है, यहाँ पे तीसरा वाला आंसर। अब यहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन जो होता है, मेन कंफ्यूजन वो ये होता है कि हम 3 और 6 को देखते हैं और कई बार हम ये वाला लगा सकते हैं कोण, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 90 डिग्री लगा सकते हैं। ये गलती हो जाती है, मोस्टली गलती ये वाली होगी। तो अगर वो पूछता आपसे कि 6 और 3 की सुइयों के बीच में कितना कोण बन रहा है, ये 3 और 6 के बीच में कितना कोण है, कितना अंश है, तब आप 90 डिग्री बताएंगे। लेकिन उसने क्या बोला है कि सुई कितने अंश का कोण घूम लेगी, यानी कि जहां से शुरू किया है और एंड जहां किया है वहां तक घूम के कितने कोण आई है वो। तो घूम के तो यहां से लेके यहां तक के कोण घूम के आई है, यानी कि ये वाला कोण जो है टोटल, जो कौन सा हो गया आपका, ये वाला जो कोण हो गया आपका मेन, ये वाला, ये हो गया आपका 270 का। ठीक है, तो आपका जो होगा यहां पे आंसर राइट हुआ तीसरा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सिंपल सा है। स्कूल की एनएसएस इकाई ने प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया। अब यहाँ पे एनएसएस इकाई वगैरह सब भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम वहां से मानते हैं प्रश्न को कि हर बच्चे को क्या देना है, 3/4 किलोग्राम चीनी का फैसला किया उन्होंने। यानी कि एक बच्चे को कितनी चीनी देनी है आपकी, 3/4 किलोग्राम। तो लिख लेते हैं, एक बच्चे को कितनी देनी है, 3/4 किलोग्राम। और एक प्रायोजक ने, यानी कि किसी संस्था ने उन्हें इस काम को करने के लिए 28 सही 1/2 किलोग्राम चीनी दी है। तो कुल कितनी होगी आपके पास, कुल कितनी है आपके पास, 28 सही 1/2 किलोग्राम। ठीक है, अब ये चीनी कितने बच्चों में बांटी जा सकती है, तो इसको सिंपल तरीके से क्या करेंगे, भाग देना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे क्या है, भिन्नात्मक रूप में लिखा गया है, इसलिए थोड़ा सा अलग लगता है, वो थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है। अगर मैं इसका एग्जांपल बहुत ही सिंपल पूर्णांकों में लूं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए मैं ये कहूं कि एक बच्चे को 2 रुपए देने हैं और मेरे पास कुल रुपए जो है वो कितने हैं, मेरे पास कुल 12 रुपए हैं। एक बच्चे को 2 रुपए देने हैं और कुल मेरे पास 12 रुपए हैं। तो मैं क्या करूंगा, कितने बच्चों को बांट सकता हूं, मैं कितने बच्चों को बांट सकता हूं, 6 बच्चों को बांट सकता हूं, ये दिख रहा है मुझे क्लियरली। लेकिन निकालेंगे कैसे, भाग देके। 12 को 2 से अगर मैं भाग दे दूं तो मेरे पास 6 आंसर आएगा ना, है ना। यानी कि प्रत्येक बच्चे को अगर मैं 2 रुपए दे रहा हूं तो कुल को उस 2 रुपए से भाग करनी पड़ेगी। सेम कंडीशन यहाँ है, जो हमारे पास ये है कुल वाला, उसको क्या है, एक बच्चे को जो दे रहे हैं उससे भाग करनी पड़ेगी। पहले तो इसको नॉर्मल भिन्न में लिखते हैं, है ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट है ना। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा देखिए 28 को अगर यहाँ पे करेंगे, 28 दूनी हमारा होगा 56 और एक 57/2 हो जाएगा नॉर्मली, यही होगा ना, है ना। तो क्या है, इसको भाग देंगे हम, 57/2 को भाग देंगे 3/4 से। अब एक नियम तो आपको पता है सिंपल सा, जो हम पहले भी बात की है हमने, लेकिन अभी फिर से कर लेते हैं कि अगर हम, जैसे कि यहाँ पे बीच में भाग है, अगर इस भाग को चेंज करके गुणा का निशान लगाएं तो क्या होगा, उससे आगे वाली भिन्न जो है वो पलट जाती है। कैसे, ऐसे 57/2 अगर मैं गुणा करूं तो ये 3/4 का 4/3 हो जाएगा। ये एक नियम है गणित का, ठीक है। ये नॉर्मल सा सिंपल सा नियम है कैलकुलेशन का। अगर आप किसी भी भाग के निशान को बदल के गुणा में करते हैं तो उसके सामने वाली भिन्न जो है वो पलट जाती है। अगर यहाँ पे 3/4 की जगह 5/6 होता है, वो 6/5 हो जाएगा। सेम ये रूल होता है। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जैसे गुणा है तो नीचे से ऊपर वाले को हम काट सकते हैं, है ना, 2 दूनी 4, 3 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 एकम 3 बचा, यहाँ पे 2 5 में से, और 2 और 7 कितना, 27 हो गया। तो 3 9 27, 19 आ गया। तो हमारे पास क्या बचा, 19 गुणा 2, यानी कि 19 दूनी 38। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया कितना आया, 38। और आंसर हमारा पहला वाला ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कैलकुलेशन समझ में आ गई, सिंपल सी। बस हमने जो है इसको संयुक्त भिन्न को नॉर्मल भिन्न में, सरल भिन्न में कन्वर्ट किया है। ऐसे ही करते हैं ना, जैसे यहाँ पे लिखता है 2 सही 1/2, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 दूनी 4 और 1 5,
यानी कि 5/2 ये हो जाएगा इसका सरलतम रूप। तो इसको मैंने यही किया है 28 दूनी आपका 56 होता है, 56 और 1 57/2 हो गया आपका, सिंपल भी ना आगे। अब 57/2 को मैं भाग दे रहा हूँ किससे, 3/4 से, जो रूल वहां पे अप्लाई किया है। जब हमने इसको भाग के निशान को चेंज करा गुणा में, तो हमारा क्या है 3/4 उल्टा हो गया 4/3। उसके बाद हमने काट फाट के उसको किया कैलकुलेशन, तो 38 आया हमारे पास आंसर। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, सिराज जो है वो अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेब और तीसरी पंक्ति में 23 जोड़े सेब रखे हैं। तो सिराज के पास कुल कितने सेब हैं? तो देखिए कैसे करेंगे इसको, सिंपल जोड़ने का सवाल है, कुछ भी नहीं है। पहली पंक्ति में 11 जोड़े, अब 11 जोड़े का मतलब क्या होता है, जोड़ा तो 2 का होता है ना, तो सेब कितने होंगे, 11 दूनी आपके हो गए 22। ये है पहली पंक्ति। दूसरी में बोल रहा है वो 22 जोड़े सेब रखे हैं, यानी कि 22 दूनी 44। तीसरी पंक्ति में कितने, 33 जोड़े सेब रखे हैं उसने, तो तीसरी में कितने हो गए 33 गुणा 2 यानी कि 66। अब हमारे पास पहली पंक्ति में 22 सेब हैं, दूसरी पंक्ति में हमारे पास 44 सेब हैं, तीसरी पंक्ति में 66 सेब हैं। तो सिराज के पास कुल कितने सेब होंगे, जोड़ देंगे इनको, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 और 4 10 और 2 12, हासिल लगा 1, 6 और 4 10 और 2 आपका हो गया 12 और 1 13, यानी कि सिराज के पास कुल कितने सेब हैं आपके, 132 सेब है। तो यहाँ पे आंसर राइट हो जाता है आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, सिंपल है, ये भी थोड़ा सा भाग वाला है, बस अभी समझ लेते हैं। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा? देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता, कंफ्यूजन में रहते हैं। जैसे कि ये भाग का हमारा पैटर्न होता है ना, मान लीजिए मैंने यहाँ 2 लिखा, यहाँ 8 लिखा, और यहाँ पे मैं लिख दूं, एक सवाल करता हूं मैं, यहाँ पे मैंने 9 लिखा जैसे, है ना, तो मेरा क्या आएगा, यहाँ पे मैंने 4 से भाग दी इसको और मेरे पास 1 बचा। तो अब इसमें क्या क्या चीजें क्या क्या है वो समझना है। देखिए जिस चीज से डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, वो होता है भाजक, ये होता है भाजक। जो हमारे पास राइट साइड में आता है वो होता है आपका भागफल। ये आपको पता ही है ये क्या है, शेषफल। और भाज्य जो होता है, ये जो 9 है ये है आपका भाज्य। जो मेन संख्या होती है जिससे भाग देते हैं, जो मेन पूरी संख्या होती है बड़ी जिसको भाग देना है, जैसे कि मैं बात करूं 48 को 4 से भाग देना है, तो 48 क्या हुआ, भाज्य। भाग किससे दे रहे हैं, 4 से दे रहे हैं, तो क्या होगा, भाजक होगा 4। तो ये होता है पैटर्न समझने का। ठीक है, अब ये बिल्कुल रट लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, ये समझना आना चाहिए आपको। अब आते हैं सवाल पे। भाजक जो है हमारा, यहां पे लिखा भाजक भागफल का 5 गुना है, तो भागफल गुणा 5। अब यहां पे एक कंफ्यूजन हो रहा है कि भाजक 5 गुना है तो गुणा भागफल में क्यों दे रहे हैं, ये आता है ना दिमाग में, कभी कभी मेरे भी आता था पहले जब मैं शुरुआत की थी मैंने। देखो भाजक जो है हमारा 5 गुना है, तो हम क्या करते हैं, जो 5 गुना है उस तरफ नहीं दूसरी तरफ गुणा करते हैं। क्यों करते हैं ये समझना है पहले पैटर्न। जैसे मैं बात करूं 20 जो है वो 5 का कितने गुना है, अब आप मुझे बताओ 5 का जो 20 है वो कितने गुना है, 4 गुना है। अगर इसको बराबर करना हो तो क्या करना पड़ेगा, 20 को गुणा करूंगा 4 से या 5 को करूंगा, 5 को करूंगा, 5 को 4 से गुणा करूंगा, तब दोनों बराबर हुए, यानी कि तराजू के लेफ्ट पलड़े में और राइट पलड़े में दोनों तरफ बराबर चीज हुई। अब अगर मेरे पास जो है लेफ्ट तराजू के पलड़े में 20 पेन है और उधर की तरफ जो है आपके 5 पेन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके 4 गुना पेन और रखने पड़ेंगे, तब जाके 20-20 होंगे। तो ये समझो बात को। तो बड़ी संख्या क्या हुई, ये है। तो यानी कि भाजक जो है वो अगर 5 गुना है तो हम भागफल में 5 जोड़ेंगे, जब भी तो वह उसके बराबर होगा ना। ठीक है, अब समझ गए हम।
उसने आगे लिखा और शेषफल का 4 गुना है, यानी कि यही सेम भाजक जो है वो शेषफल का 4 गुना है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है वो कि शेषफल जो है वो 5 है। शेषफल क्या है? 5 है। तो देखो अगर शेषफल 5 है तो मैं अगर शेषफल की जगह पर आप इसके वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 4 यानी कि 20 हो गया। जो आपका भाजक हो गया वो 20 हो गया। तो अगर हम इस वाली समीकरण को लेके आए नीचे और इसमें भाजक की जगह 20 रखते हैं, क्योंकि 20 ही तो है ना। भाजक तो हमारा निकल के आ गया, तो 20 बराबर भागफल गुणा 5। अब अगर भागफल निकालना है तो इस वाली संख्या को इधर ला सकते हैं, यानी कि 20/5 बराबर भागफल। और जब इसको काटेंगे तो 5 चौक 20 आएगा, यानी कि भागफल कितना हो गया आपका? 4 हो गया। भागफल कितना हो गया? 4 हो गया। देखो अब हमारे पास काफी सारी चीजें निकल के आ गई हैं। हमारे पास भाजक जो है वो 20 है, शेषफल तो उसने अपने आप ही बता रखा था 5 था, और भागफल हमारा कितना हो गया? 4 हो गया। अब फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा, कहां लिखूं? जगह भी खत्म हो गई, यही लिख देता हूं। देखिए फॉर्मूला ये होता है, यहां लिखता हूं मैं फॉर्मूला। ठीक है, जो आपका भाज्य होता है वो होता है आपका भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल, ये होता है आपका। ठीक है, अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यू रख दो। तो भागफल क्या है हमारा? भागफल कहां गया? ये रहा 4 है, गुणा भाजक क्या है हमारा? भाजक है हमारा 20 है, और प्लस शेषफल कितना है हमारा? शेषफल 5 है। तो ये हो गया हमारा, और 20 चौक 80 प्लस 5 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 85, और यही आपका आंसर है। ठीक है, यही तो पूछा है आपसे, भाज्य पूछा था, भाज्य निकल के आया 85। आंसर राइट हुआ सेकंड। लेकिन इसको भी एक बार और समझते हैं, क्योंकि मुझे पता है कंफ्यूजन जरूर होगी। देखो ये तो हमारा निकल के आ गया सिंपल से, हमने जो भी चीजें निकाली है। भाजक भागफल का 5 गुना था, लिख लिया। भाजक शेषफल का 4 गुना था, लिख लिया। शेषफल 5 था। अब शेषफल को हमने शेषफल की जगह वैल्यू रख दी, शेषफल की जगह 5 रख दिया, 5, तो भाजक हमारा 20 आ गया। और जब भाजक की वैल्यू आ गई 5, तो इस वाली समीकरण में मैंने क्या करा? यहाँ लाके भाजक की जगह उसकी वैल्यू रख दी 20 बराबर भागफल गुणा 5। जो सेम लिखा हुआ था वही का वही है, सेम बिल्कुल। बस भाजक की जगह पे 20 लिखा है, क्योंकि भाजक का मतलब हमें समझ में आ गया था निकाल के। अब जब हमने कैलकुलेट किया तो भागफल हमारा 4 आ गया। फॉर्मूला ये होता है। फॉर्मूला क्यों बना, कहां से बना, वहां से समझते हैं। अगर हमें ये निकालना हो तो हमने इसको भाग किससे दी है? 2 से दी है ना, और भाग देने के बाद 4 आया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को गुणा करनी पड़ेगी वापस से। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं यहां बताता हूं। मैंने यहां पे लिखा 3 और यहां पे लिखा 15, और यहां पे अगर मैं इसको भाग दूंगा तो कितना आएगा? 3 पंजे 15, यानी कि ये हो गया मेरा 0। क्या? 0। अगर 0 से मुझे वापस से सेम संख्या लानी हो, यानी कि वापस से 15 लाना हो, तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। 3 और 5 को गुणा करना पड़ेगा ना, तब आएगा ना वापस से वो निकल के 15। वही करते हैं, भाजक को और भागफल को दोनों को गुणा करते हैं। भाजक को और भागफल को दोनों को गुणा करते हैं, ये रहा देखो। तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? बीच वाली संख्या। और बीच वाली संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं, ये रहा भाज्य। और यहाँ पे शेषफल जुड़ता है अगर शेषफल हो। अगर शेषफल ना हो तो फिर दिक्कत ही नहीं है। अगर 0 है तो इसकी जगह 0 लिख दो, यानी कि जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर शेषफल है, जैसे इसमें तो नहीं है लेकिन इसमें है, 1 है, तो इसमें 2 को 4 से गुणा करने के बाद भी 2 चौक 8 के बाद भी 1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें शेषफल बच रहा है। तो हमारे सवाल में भी क्या है? शेषफल बच रहा था, इसलिए शेषफल जोड़ना पड़ेगा। तो ये इस तरह से निकल के आ गया हमारा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ना। आ गया तो कमेंट में यस लिख के बता देना। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन समझाना जरूरी है ना। आप लोग बता देना मुझे, अगर फास्ट चलना होगा तो बता देना, नेक्स्ट वीडियो में फास्ट चल लेंगे, कमेंट करके बता देना। लेकिन मुझे लगता है कि समझना ज्यादा जरूरी है फास्ट चलने की बजाय। हम 100 सवाल करने के बजाय हम करें 10 सवाल या 20 सवाल, लेकिन उनको समझ लें तो हम अगले 80 अपने आप से कर सकते हैं। और हम
फास्ट फास्ट भाग भाग के 100 करेंगे तो हम 101वां भी नहीं कर पाएंगे खुद से, ठीक है। तो हम समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट जरूरी है, एनसीएफ यही कहता है हमारा। तो प्रश्न है हमारा, 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या उनचास है, 49 है, इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। पहली चीज तो यह है कि क्रमागत संख्याएं क्या होती है ना, ये सोच रहे होंगे ना आप। क्रमागत मतलब क्रम से लिखी हुई, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं 1 2 3 4 5, ये क्या है, क्रमागत संख्या है। 12 13 14 15, ये क्या है, क्रमागत संख्या है। अगर मैं लिख दूं 12 13 16 18, ये क्रमागत हुई नहीं हुई, क्योंकि क्रम खत्म हो गया, क्रम नहीं रहा, ठीक है। क्रमागत का मतलब होता है कि एक साथ, मतलब एक के बाद जो दूसरी संख्या आती है उसी को हम क्रमागत कहते हैं। क्रमागत संख्याएं हैं और दूसरी संख्या उनचास है, दूसरी संख्या उनचास है। तो पहली क्या होगी, पहली 48 होगी ना, हम क्रम की बात कर रहे हैं। और तीसरी क्या होगी, 50 होगी। चौथी क्या होगी, 51 होगी। पांचवी क्या होगी, 52 होगी। 5 की बात कर रहा है वो, 5 है ना, 5 की बात कर रहा है। तो हमने 5 संख्याएं लिख ली। उसके बाद उसने बोला इन संख्याओं को सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। सम कौन कौन सी है इनमें, सम वो होती है जो 2 से विभाजित हो जाए, 48 हो गई, 50 हो गई, 52 होगी। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है। पहचान क्या होती है, इनके अंत में क्या आता है, इनके अंत में आएगा 0 2 4 6 8, ये आएगा इनके अंत में, ठीक है। जैसे 9 आ रहा है इसके लास्ट में, इसमें है ही नहीं, देखो 9 तो सम संख्या नहीं है। इसके लास्ट में 1 आ रहा है, 1 नहीं है, सम संख्या नहीं है। यानी कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सम संख्या होती है। तो सम संख्याएं कौन सी हुई आपकी, 48 50 और 52। गुणा कर लेंगे इनको, 48 को पहले 50 से गुणा कर लेते हैं, तो क्या है 0 लिख दिया, 5 8 40, हासिल लगा हमारे पास 4, 5 चौक 20 और 4 24, 24 तो बचा, ठीक है। 24 तो 2 की तो हो गई, अभी एक और बची है तो एक को भी कर लेते हैं। 52 की गुणा करते हैं, एक सेकेंड, हाँ 52 की गुणा करते हैं, 0 0 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ठीक है। 5 का 0 0, 5 चौक 20, हासिल लगा आपके पास 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 0 0 8 4 2 1, 1,24,800 कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है। यही ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, तीनों को गुणा कर ली, ऐसे कर लो या सिंपल वैसे लिख लो, यहाँ पे मैंने आसान यही होता है, ठीक है। ऐसे करेंगे तो मुश्किल नहीं पड़ जाएगा तीन संख्याओं को एक साथ गुणा करना, तो इसलिए पहले 2 संख्याओं को कर लो, फिर जो आए उसका उत्तर उसको तीसरी संख्या से गुणा कर दो, तीनों को ही आता है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको निकाला, समझ में आ गया ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है और रोहित का ऊपर से क्रम जो है वो 17वां है, रोल नंबर कह लो या क्रम, मतलब उसका रोल नंबर 17 है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो रोहित के बाद कितने लड़के हैं। अब इसको जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाएंगे। कुल कितने हुए, कुल कितने हुए 60, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, यानी कि लड़कियों की ना, हाँ लड़कियों की संख्या बॉयज से 2 गुनी है। सेम जो अभी पिछली बार बताया था, दुगनी अगर ये है तो गुणा बॉयज को करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी भाषा में अगर मैं समझू बिना कैलकुलेशन के, तो यहाँ पे कुल कितने हैं 60, तो मैं यहाँ पे हिसाब लगा सकता हूँ 40 लड़कियां होंगी 20 लड़के होंगे, 40 और 20 कितना होता है आपका 60 होता है, यानी कि और 20 का 2 गुना कितना होता है 40 होता है। तो आपके गर्ल्स कितनी हुई आपकी 40, बॉयज कितने हुए 20। लेकिन अगर किसी वजह से संख्या ऐसी दे दी जो हम ऐसा अंदाजा लगा ही ना पाए और संख्या दे दी बहुत बड़ी, जैसे मान लो हजारों में दे दी या लाखों में दे दी, तो कैसे करोगे, अंदाजा नहीं निकाल सकते ना। तो इसका तरीका समझते हैं कैसे निकालता है। देखो सिंपल सी भाषा है, गर्ल्स जो है वो बॉयज के 2 गुनी है, कुल इतनी है, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स 60 है। क्या बॉयज प्लस गर्ल्स जो हैं वो आपके 60 हैं, इसका मतलब ये है। अब गर्ल्स का जो वैल्यू है वो b इंटू 2 है, तो इसको अगर मैं g की जगह रख दूं वहां पे, तो मेरे पास क्या होगा b प्लस 2b बराबर 60।
यानी कि 3b बराबर 60, यानी कि b बराबर 60/3 यानी कि 20। तो बॉयज निकल के आ गए 20 और गर्ल्स इज इक्वल टू, बॉयज की वैल्यू रख दो यहाँ पे 20 गुणा 2, गर्ल्स कितनी हो गई 40। यही तो मैंने पहले ही निकाल दिया, देखो हमने अंदाजा किया था ना कि गर्ल्स 40 होंगी और बॉयज 20 होंगे, वही सेम हमारे फॉर्मूले से आया है। गर्ल्स आपकी 40 है और बॉयज आपकी 20 है। क्लियर। अब तो हमें ये पता चला कि लड़के लड़कियां कितने कितने हैं। अब आते हैं आगे, उसके आगे का सवाल। रोहित का क्रम जो है 17वां है ना। कहाँ लिखूं, उधर। रोहित जो है, नाम नहीं लिखता, नाम तो आपको दिख ही रहा है, 17वां है, ठीक है 17वां है। उससे पहले वो बोल रहे हैं कि लड़कियां जो है वो 9 है। कितनी, 9 जो है वो गर्ल्स हैं। तो बॉयज कितने होंगे, 16 से पहले, सॉरी 17 से पहले, यानी कि 16 बच्चे हैं कुल। अगर उसका रोल नंबर 17 है तो उससे पहले 16 बच्चे होंगे और 16 में से 9 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे आपके, लड़के होंगे 6, बॉयज होंगे 6 उससे पहले। और उसके बाद कितने बॉयज बचे उसका अंदाजा लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। टोटल बॉयज हमारे पास 20 हैं, बॉयज 20 ही है ना, और 20 ही वही पूछ रहा है, हाँ। टोटल बॉयज हमारे पास जो है 20 है। और उसने बोला है कि आपके पास जो है रोहित से पहले कितने, 6 लड़के हैं। तो रोहित भी तो लड़का है खुद, तो रोहित खुद भी तो लड़का है। तो हमारे पास कितने हो गए टोटल, 7 बॉयज हो गए यहां तक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20 में से 7 को कम कर दो, तो बाद में कितने बच रहे हैं हमारे पास, 13। रोहित के बाद 13 लड़के हैं। समझ में आ गया या नहीं आया, अभी आंसर तो राइट हो गया आपका, लेकिन समझ में आया है या नहीं। देखो गर्ल्स बॉयज तो हमने निकाल लिए थे आसान तरीके से, वो आपको समझ में आ गया किस तरह से। गर्ल्स 40 हैं और बॉयज आपके 20 हैं। अब गर्ल्स को हटाओ एक तरफ, आते हैं रोहित पे। रोहित है 17वां लड़का क्लास में। तो रोहित से पहले कितने हैं, 16 बच्चे हैं, और उन 16 बच्चों में 9 लड़कियां हैं, तो लड़के 6 होंगे। सिंपल सी बात है ना। रोहित से पहले बच्चे जो हैं वो 16 बच्चे हैं। अब 16 में से, एक मिनट एक गलती हो गई, 9 और 6 तो 15 होता है। तो बॉयज 6 नहीं 7 होंगे। रोहित से पहले जो है वो आपकी 9 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, 7 होंगे। ठीक है। अब यहां पे भी हाँ, तो रोहित से पहले लड़के जो हैं वो कितने हैं, 7 हैं। और रोहित खुद भी लड़का है, तो टोटल कितने हो गए, 8 लड़के हो गए। और 8 लड़के हो गए तो टोटल बॉयज कितने थे हमारे पास, टोटल तो हमारे पास 20 है। तो अब बचे कितने, बचे जो है वो 20 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास 12 बचेंगे। आंसर जो राइट होगा वो आपका पहला ऑप्शन होगा, सॉरी मिस्टेक। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। रोहित के बाद वाले पूछ रहा था, तो रोहित तक जो है 8 लड़के हैं, रोहित के बाद में कितने हैं, 12 हैं, टोटल 20 है। बस ये आंसर इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखो सिंपल सा है बहुत, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, बस प्रश्न को समझना है, लिखित रूप में भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। सायमा जो है वो बस स्टैंड पर 9:35 पर पहुंची और जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 पर चली, मतलब चली गई, वो छूट गई उससे 9:25 पे, क्योंकि वो तो 35 मिनट पे आ रही है ना, तो उससे पहले जो है एक बस जा चुकी है जो कि गई है 9:25 पे। यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है और बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है, यानी कि 20 मिनट में हर बस जाती है, मतलब एक बस के जाने के बाद दूसरी बस जब जाएगी तो 20 मिनट के बाद जाएगी, फिर तीसरी बस 20 मिनट के बाद जाएगी, यानी कि बस के जाने की टाइमिंग जो है वो 20 मिनट है। तो सायमा को अगली बस के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, देखिए समझते हैं। पहली बात तो यह है कि सायमा पहुंची कितने बजे है, 9:35 पे पहुंची है सायमा। ठीक है, उसके बाद पहली बस जो है वो 9:25 पे गई है, लेकिन वो गई है जीनत की घड़ी के हिसाब से। जीनत की घड़ी के, उसने बताया उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 पे गई है, लेकिन जीनत की घड़ी 5 मिनट आगे चल रही है। इसका मतलब ट्रेन जो गई है वो 9:20 पे गई है। एक्चुअल में 9:20 पे गई है, क्योंकि उसकी घड़ी जो है वो 5 मिनट आगे है। तो हम 5 मिनट
घटा देंगे उसको। अब क्या है कि अगली जो बस आएगी वो 20 मिनट के बाद आएगी, यानी कि अगली बस आएगी आपकी 9:40 पे, और टाइम क्या हो रहा है 9:35। तो साइमा को क्या करना पड़ेगा, 5 मिनट का वेट करना पड़ेगा। तो आंसर राइट हुआ आपका फोर्थ ऑप्शन। कैलकुलेशन ज्यादा नहीं थी, थोड़ा समझने वाला ही तो है। 9:35 हो रहे हैं इस टाइम, कि मान के चलो अभी अभी साइमा आई है, साइमा जो है अभी अभी आई है और 9:35 हो रहे हैं, और उसको जीनत बोलती है कि बस जो है वो जा चुकी है 9:25 पे, लेकिन एक्चुअल में उस टाइम पे 9:25 नहीं हो रहे थे, 9:20 हो रहे थे, क्योंकि उसकी घड़ी 5 मिनट आगे चल रही थी। तो जो वहां की बस स्टैंड की घड़ी होगी, उस घड़ी में 9:20 होंगे जब बस गई होगी। तो 9:20 पे गई है बस, और जो बस अब आएगी दूसरी वो 20 मिनट बाद आएगी, यानी कि 9:40 पे आएगी। और टाइम क्या हो रहा है 9:35 हो रहा है, तो 5 मिनट में आ जाएगी ना बस नेक्स्ट। तो 5 मिनट का वेट करना पड़ेगा साइमा को। चौथा आंसर आपका राइट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहां पे लिखा है 10001 एंड 20022 और 30333 के योग में से क्या घटाया जाए जिससे ये 17,069 आपको प्राप्त हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो योग निकाल लेते हैं। 10001 20022 30333। अब अगर इसका योग निकालेंगे तो आपका 6, 2 और 3 5, 3 0 और 6 ये आया आपका, ठीक है। और प्राप्त क्या करना है आपको, 17,069। तो इसमें से क्या घटाएं कि वो प्राप्त हो जाए, यानी कि इसमें क्या जोड़ा जाए जो ये प्राप्त हो जाए। तो इसको घटाओ इसमें से। तो अगर मैं इसको घटाऊं 17,069 को, तो कितना आएगा, 16 में से 9 जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, और यहाँ पे बचा आपका 4, तो एक हासिल इधर से रहेंगे, यानी कि 14 में से 6 जाएगा तो आपका 8 बचेगा। यहाँ 3 की जगह 2 बचा, क्योंकि हासिल उधर ले चुके हैं तो 2 आ गया। यहाँ बचा आपका 0, यानी कि 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा। यहाँ 5 बचा आपका, तो 5 में से 1 गया 4 बचेगा। तो ये जो है 43,287 को अगर आप इसमें से घटाएंगे तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे, चलो कंफर्मेशन करते हैं अब। ये बोला ना उन्होंने कि इसमें से क्या घटाएं कि ये प्राप्त हो जाए, तो इसमें से ये घटाना पड़ेगा। हमारे पास जो आंसर आया है 43287, अगर ये घटाएंगे हम, माइनस करेंगे, तो देखिए 16 में से 7 जाएगा आपके पास 9 बचेगा, 14 में से 8 जाएगा आपके पास बचा 6, और यहाँ तो 2 बचा, तो 2 में से 2 जाएगा 0 हो गया। यहाँ आया 1 हासिल लिया, 10 में से 7 3 गया 7 बचा, और यहाँ 5 बचा था तो 1 आ गया ना, सेम देखो, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें से, यानी कि इसका योग जो आया हमारा, इसमें से इसको घटाना है। तो आंसर जो है हमारा ये है, सेकंड वाला आंसर राइट हुआ, ठीक है। तो अगर इस तरह के कोई भी सवाल आते हैं कि किसी संख्या में से क्या घटाया जाए कि वो प्राप्त हो जाए, तो जो प्राप्त होना ना उसी को घटा दो, बात खत्म। और अगर आपसे ये पूछे कि इस वाली संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह प्राप्त हो जाए, तो उसमें क्या करना पड़ता है, इस वाली संख्या में कोई बड़ी संख्या दे दी कि 10 में क्या जोड़ा जाए कि हमें 5 प्राप्त हो जाए, तो जो प्राप्त होना ना उसी को घटा दो। मतलब उसको घटाएंगे तो 5 ही आ जाएगा, 5 5 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। चलो वो और भी सवाल करेंगे हम, उसमें समझ में आ जाएगा जोड़ने वाला। फिलहाल ये समझ लो। तो ये क्या है, ये योग था हमारे पास, इसमें से क्या घटाएं कि वो आ जाए, तो उसी को घटा दिया हमने, तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। और भी वीडियोस आती रहेंगी, तो जुड़े रहें साथ में। वीडियो को लाइक कर दो, और अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट कर देना, एक बहुत ही अच्छा सा कमेंट, मतलब बता देना कैसी लगी वीडियो अपने, जो भी आपको लगा। और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।